सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, हमने एक शिक्षा के उसकी एक स्ट्रीम चला रखी है, ये उसका 5वां भाग है। तो साथियों, किस प्रकार वर्णवादी जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई वो नहीं चाहते कि हम जो सभी लोग जो भारत के मूल निवासी हैं वो पढ़े लिखे। तो आइए साथियों, इसके बारे में आपको समझाते हैं कि किस हिसाब से व्यवस्था में ये वो कर रखा है कि हम लोग अनपढ़ रहें। शिक्षा और साक्षरता में जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा जागरूक नागरिक तैयार करती है, जबकि साक्षरता भेदभाव वाली वर्णवादी व्यवस्था को गुलाम बनाती है। जागरूक नागरिक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य, संयम, साहस के साथ स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने का ऐसा प्रयास करता है जिससे स्वयं के हित के साथ साथ समाज व देश का भी कल्याण होता है। व्यक्ति को देश का जिम्मेदार नागरिक होने का बोध होता है, जबकि साक्षरता ठीक इसके विपरीत आचरण करने की नसीहत देती है, जिसके कारण व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण चाहता है। जिम्मेदार नागरिक बोध एवं समाज या देश कल्याण की बात तो पास फटकती भी नहीं। जो साथियों शिक्षित आदमी होगा वो हमेशा सबका भला चाहेगा, और जो साक्षरता है वो केवल अपना भला चाहेगी। हमारा देश मनुवादी शिकंजों में सदियों से फंसा हुआ है। कथित आज़ादी के बाद भी जातिवादी शिकंजा कसना कतई कम नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मणवाद के मायने में ऊंच नीच, विषमतापूर्ण सामाजिक बनावट, जिसके कारण जीवन का प्रत्येक पहलू ऊंच नीच विषमता से प्रभावित होता है। यदि यह दोनों चीज़ें ब्राह्मणवाद से समाप्त हो जाएं, तो ब्राह्मणवाद का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देखा साथी, यानी ऊंच नीच और भेदभाव अगर ब्राह्मणवाद से हट जाए तो ब्राह्मणवाद का कतई सफाया हो जाएगा साथी। ब्राह्मणवाद की जड़, मनुवाद की जड़ ही ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत यही है साथी। जातियों में इसी प्रकार से हम लोगों को बांट रखा है। जीवन जीने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। इन सब में ऊंच नीच एवं विषमता पैदा कर रखी है। मनुष्य को स्वस्थ, सजग, जागरूक, जिम्मेदार नागरिक बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। परंतु यदि ऊंच नीच एवं विषमता के प्रभाव के अथवा पुरोहितों के शिकंजे में कसे होने के कारण शिक्षा का स्वरूप भी ऊंच नीच एवं विषमता मूलक हो जाए, तो जाहिर है इसके परिणाम भी विषमता मूलक ही रहेंगे। इसलिए शिक्षा को साक्षरता बना डाला गया। देखा साथियों, शिक्षा को ही अनपढ़ता बना दिया गया, क्योंकि शिक्षा ही उस ढंग की हम लोगों के लिए शिक्षा ही और उस ढंग की बना दी गई ताकि हम शिक्षा लेके भी अनपढ़ ही रहें, मतलब हमें ज्ञान नहीं आएगा। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्व अघोषित रूप से तथा बाद में घोषित रूप से शिक्षा को साक्षरता में बदल डालने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था में रहने वाला अंतिम पायदानी समाज तथा वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत समाज 85 से 85 से 89% समाज जो है को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार ही नहीं था। यानी साथियों, हम लोगों को वर्ण व्यवस्था में हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। जो भी बहिष्कृत समाज है, जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक, काफ़ी ऐसी वर्ण हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था साथियों। जो समाज में ऊंच नीच एवं विषमता कायम रखने के लिए एक शर्त जरूरी है। वैदिक व्यवस्था में वर्ण क्रम में
शिक्षा देना और लेना ऊंच नीच एवं विषमता मूलक था। इसलिए तो ब्राह्मण वर्ण के पास शिक्षा सर्वाधिकार सुरक्षित थी। केवल ब्राह्मण धर्म ही एक ऐसा धर्म था साथियों जिसमें शिक्षा आप ले सकते हैं और कोई भी वर्ण शिक्षा नहीं ले सकता। राजपूत जो क्षत्रिय समाज है उसको वो शिक्षा ले सकता था पर वो पढ़ा नहीं सकता था। वैश्य समाज और शूद्र समाज तो बिल्कुल शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। क्योंकि राजाओं के बिना पुरोहित वर्ग भूखा मर सकता था, इसलिए क्षत्रिय वर्ण तो शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इसके अलावा शेष वर्ण के लोगों को और वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोगों को तत्कालीन शिक्षा से वंचित रखा गया। हालांकि वह शिक्षा आचार समाज साथियों किसको बोलते हैं? SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज जो है उसको आचार समाज बोलते हैं। हालांकि वह शिक्षा आचार समाज अछूत, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा के लिए किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उन दिनों शिक्षा का पाठ्यक्रम था वेदों को रटना तथानुरूप जीवन में आचरण करना। मतलब खाली शिक्षा थी वेदों को पढ़ना और उनको अपने सामाजिक रूप से अपने अंदर उनको धारण करना, यही शिक्षा थी। धनु विद्या सीखना आदि, क्योंकि उन दिनों ऋषि आश्रमों में पालतू पशु गाय आदि रखते थे, इसलिए उन्हें चराने का काम, खाना पकाने का काम, लकड़ी का इंतजाम, रसद पानी संग्रह के लिए भिक्षा मांगने का काम तथा खेतों में फसल बोने काटने का काम भी कराया जाता था। उपयुक्त काम उपस्थिति छात्रों में अपेक्षाकृत कम सामाजिक हैसियत वाले छात्रों से कराया जाता था। अब इसमें सामाजिक कम हैसियत के कौन लोग थे साथी? इसमें वही वैश्य समाज हो सकता है, क्योंकि शूद्र को और अंत्यज को तो बिल्कुल किताब के पास ही शिक्षा के बिल्कुल जाना विद्या के वो नहीं था, अधिकार ही नहीं था उसे। वह भी इसलिए नहीं कि उन्हें जीवन में वैसा आचरण करना है, अपितु इसलिए कि आश्रमों की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना था। स्पष्ट है उस समय की शिक्षा नहीं थी, क्योंकि उसमें भेदभाव, ऊंच नीच, विषमता की बू आती थी। परंतु वर्ण व्यवस्था के शीर्षासन पर विराजमान समाज 3% को तो इसी में भलाई थी। देखा साथियों, खाली जो वर्ण व्यवस्था में जो 3% जो सबसे ऊपर बैठा हुआ था ब्राह्मण, उसको ही खाली इससे फ़ायदा था, बाकी किसी को इससे फ़ायदा नहीं था। फ़ायदा कैसे होगा जब आप विवेक बुद्धि कोई चीज़ आपके अंदर होगी नहीं, आपकी सोचने की समझने की बिल्कुल शक्ति नहीं होगी, तो आप कैसे समझ पाएंगे साथी? नहीं समझ पाएंगे, ना ही शिक्षा को समझ पाएंगे, ना ही उसको। इसीलिए बाबा साहब ने अपने कड़े उसमें अपने वर्डों में बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसी विषमता मूलक शिक्षा का एहसास सबसे पहले अवर्ण या आचार समाज के महान क्रांतिकारी शिक्षक शंबुक को हुआ। उन्होंने शिक्षा के लोकव्यापी स्वरूप की आवश्यकता बताई। शिक्षा देना या लेना सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, अपितु सबके लिए जरूरी बताई। देखा साथियों, हमारे जो शंबुक ऋषि थे, उन्होंने सबके लिए, हर प्राणी के लिए, हर मनुष्य के लिए शिक्षा का महत्व बताया और समझाया कि शिक्षा क्यों सभी के लिए जरूरी है। तत्कालीन व्यवस्था में मानवाधिकारों का हनन किस प्रकार किया जा रहा है, बहिष्कृत समाज का जीवन गुलामी क्यों है, किस प्रकार है, गुलामी से निकलने के उपाय क्या हो सकते हैं आदि बातों की जानकारी देने का काम तथा व्यवस्था के प्रति जागरूक करने का काम प्रथम शिक्षक शंबुक ने किया, जिसकी हत्या राजा रामचंद्र द्वारा सिर्फ इसलिए कर दी गई कि कहीं तत्कालीन विषमतावादी शिक्षा के प्रति प्रथम शिक्षक शंबुक ना सिर्फ शिक्षा अपितु समूची व्यवस्था को नकारने वाली जन क्रांति ना करवा दे। शंबुक ऋषि से साथियों इसलिए ये लोग डरे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शिक्षा देकर हमारे प्रति मूल निवासियों में क्रांति पैदा कर दे। क्रांति से ये लोग बड़े डरपोक लोग हैं साथियों,
डर इसलिए हम लोगों को ये डरा के रखते हैं। अभी तक जो ये इन्होंने शासन किया है वो हम लोगों को डरा के, भूत से, प्रेत से, भगवान से, उल्टी सीधी सोच हम लोगों के दिमाग में भर दी इन लोगों ने, जो कि जीवन जीने के लिए वो जरूरी नहीं है। इसी क्रम में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की गणना की जाती है। साथियों, उस टाइम नालंदा, तक्षशिला हमारे बौद्धिस्ट, बुद्ध काल के इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। तो विश्वविद्यालय उनकी गणना की जाती है कि ये बहुत अच्छे विश्वविद्यालय थे, जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर आचार्य समाज ने, देखा साथियों, जहाँ से वहीं से ज्ञान प्राप्त करके आचार्य समाज यानी हम लोगों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया और भारत से व्यापार देश विदेशों में बड़ी दूर दूर तक, साथियों, पूरे ग्लोबल व्यापार भारत से चला करता था। महामना गौतम बुद्ध का धम्म दर्शन निरंतर प्रेरणा स्रोत बना रहा। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों के साहित्य भंडार को जला दिया गया था, नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उसमें असली मानवतावादी शिक्षा व्याप्त थी, जिसके फैलाव का भय ब्राह्मणवादियों को था। प्रथम शिक्षक संबुक की हत्या तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट करके ब्राह्मणवादियों ने जला दिया कि हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वही होगा। इनके दिमाग में जो फतूर भरा हुआ था, इन्हें पता था कि हमारी शिक्षा अगर ये विश्वविद्यालय नहीं जलाए तो हमारा ब्राह्मणवाद का भारत में पनपना बिल्कुल वो नहीं हो सकता। फिर इन्होंने साथियों हमें इतने सालों तक, जब हमारे यूनिवर्सिटी जला दी, हमारे गुरुओं को, हमारे भंतों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, कुछ विदेशों में भाग गए। तो ये कारण है साथियों कि आज हम अपनी संस्कृति को, अपनी बौद्धिक संस्कृति को, अपनी बुद्ध संस्कृति को हम भूले बैठे हैं साथियों। उम्मीद थी कि कथाकथित आज़ादी के बाद स्थिति में बदलाव आएगा। स्थिति में बदलाव लाने के लिए संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता लाने की व्यवस्था की गई। शिक्षा आदि की सबके लिए व्यवस्था की गई। यह सब समतावादी व्यवस्था लाने के प्रयास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही संभव हो सके। परंतु अवर्णों के लिए समान रूप से शिक्षा के दरवाजे खोल दिए जाएं, यह भला ब्राह्मणवादियों को कैसे गवारा हो सकता था। इसलिए सारे शोषक वर्ग ने, सभी राजनीतिक दल, मठाधीश, धर्मगुरु, सामंत, राजघराने आदि एकजुट होकर समान शिक्षा के दरवाजे बंद करने के प्रयास किए। देखा साथियों, इन सब ने मिलके, नहीं चाहते ये लोग कि हम लोग पढ़े लिखें और अपने विवेक, बुद्धि सही का इस्तेमाल करें, तर्कवादी बने, नहीं चाहते। घोषित तौर पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे प्रयास जरूर किए जा सकते हैं जिससे मानवतावादी, समतापूर्वक शिक्षा सुनने की जा सके तथा शिक्षा लेने वाले को अंधविश्वासी, अवैज्ञानिक समझ का बनाया जा सके, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का सार्थक बनाया जा सके। ताकि ये सोचते हैं बस यही जो इन्होंने लिख दिया बस उसी को हम सत्य मानते हैं। हम कभी तर्क बुद्धि के आधार पर अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम कभी आगे की तरफ को ना बढ़ पाए। कुछ सोच विचार के इन्होंने शिक्षा इस ढंग की बना रखी थी कि सोच विचारने की हरदम बस वो उसी में लगे रहो। इनके ग्रंथों में शास्त्रीय इनके प्रमाण है, कोई रिसर्च कर नहीं सकते आप किसी चीज़ पे। इसके लिए वर्ण व जातिवादी शिक्षकों को चिताया गया। शिक्षकों को जब स्कूल चालू हुए 1950 के बाद तो शिक्षक कौन थे? सारे वही उच्च वर्ग के थे। उनको सबको समझाया गया कि इनको किस ढंग की पढ़ाई पढ़ानी है। तो ये एक षड्यंत्र है साथियों, और वो षड्यंत्र हम पढ़ेंगे नहीं तो, हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कभी इसको समझ नहीं पाएंगे।
उनको चेताया गया कि भूल से ही अपने पथ से विचलित ना हो। पथ इनका वही है कि इनको अशिक्षित रखना है, इनको खाली बस चक्रों में फंसा के रखना है। उन्हीं के द्वारा मनुवादी पाठ्यक्रम तैयार किया गया। शिक्षा जो थी एनसीईआरटी में आज कौन बैठेंगे, सब यही लोग हैं। तो उसी ढंग से शिक्षा भी उसी ढंग से बनाई गई कि हम लोगों तक असली शिक्षा ना पहुँचे, जिसमें ऐसी शिक्षा पहुँचे जिसमें केवल अंधविश्वास, भेदभाव, ऊंच नीच, गैर बराबरी, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, पाखंड का महिमा मंडन, सत्य की हत्या, न्याय का गला घोटना, अन्याय का बोलबाला आदि में छात्र को दक्ष किया जाता है। ठीक है। दुख की बात यह है कि आज भी प्रथम महान क्रांतिकारी शिक्षक शंभू और महाभारत के महान सूरवीर एकलव्य शिक्षा के आदर्श नहीं माने गए, जबकि शंभू हत्यारे राजा राम व छलकपटी विषमता पोषक द्रोणाचार्य आदर्श बने हैं। खेल पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार देकर विषमता मूलक व्यवस्था को और पुख्ता किया जाता है। अन्याय को निरंतर सहने वाली छाया की तरह अनुगामी सीता को शिक्षा का आदर्श बनाकर न्याय क्रांति का गला घोटा गया। 100 पुत्रों की मां बनने की चाहत रखने वाली सावित्री को शिक्षा का आदर्श बताकर जनगणना नियंत्रण का क्रूर मजाक किया गया है। आरुणि जैसे आज्ञापालक जो रात भर पानी ना निकलने देने के प्रयास में खेत में मेंढ बना, भूखा प्यासा सर्दी में पड़ा रहा, इसी तरह के शिष्यों की तलाश रहती है गुरुओं को। वे क्यों एकलव्य जैसे शिष्य को उभरने का मौका देंगे, जो स्वयं के प्रयासों से महाधनुधारी बन जाता है, जिसका जबरदस्ती दाहिना हाथ का अंगूठा काट लिया जाता है। यही हमारी शिक्षा का आदर्श। तो साथियों, ये था हमारा 5वां भाग जो हमने आप तक अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। और साथियों, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ उन्हें बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षित होकर ही मानव अपने जीवन को एक अच्छा जीवन दे सकता है और अपने आने वाली पीढ़ी को झूठ और फरेब की ज़िंदगी से निकालकर एक साइंटिफिक और एक तर्कपूर्ण बुद्धि और उसको जीवन दे सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथियों प्रतिक्रिया जरूर दें। बेशक आप जय भीम लिखिए उसमें, पर प्रतिक्रिया देना हर नागरिक का, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता है। साथियों, बेशक हम उस ढंग से दूसरे जो हाई फाई वो हैं पत्रकार हैं, उस ढंग से आपको नहीं समझा पाते, पर फिर भी हम आपको अपने एक एक किताब के जरिए ला के अपना बहुजन इतिहास आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, बस जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम साथियों।